नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास नागवान। सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश कर चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश कर चुकी है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपनी कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन अपने देश में अगर हम बात करें क्राइम अगेंस्ट वुमेन की, तो इस तरह के मामले कम होने की बजाय सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करते हैं, सन 2018 में टोटल केसेस क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जो रजिस्टर किए गए वो थे 3,78,000 और इसमें से लगभग 31% केसेस ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ दहेज के मामलों के थे। 2019 में यही आंकड़े बढ़कर 4,05,000 हो गए, जिसके 30% केसेस यानी 1,21,700 केसेस सिर्फ और सिर्फ दहेज के मामलों के थे। चलिए, केसेस तो हो गए, लेकिन क्या इस तरह के केसेस में लोग अरेस्ट भी होते हैं? सन 2014 में एक केस हुआ था अरणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी ऐसे केस में जहां 7 साल से कम की सज़ा हो और स्पेशली दहेज रिलेटेड केसेस में, तो ऐसे केसेस में पुलिस को किसी भी इंसान को सिर्फ इसलिए अरेस्ट नहीं करना चाहिए कि उसके खिलाफ केस आ चुका है, बल्कि उसको अरेस्ट करने का रीज़न देना पड़ेगा। पुलिस की जवाबदेही होगी कि वो अरेस्ट क्यों कर रही है। क्या कोई अप्रीहेंशन है किसी विटनेस के साथ टेम्पर होने की, या अक्यूज्ड के भागने की, या देश छोड़ने की? ओनली इन दोज केसेस उस किसी को अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन क्या पुलिस इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन करती है? आंसर है बिल्कुल नहीं। जो 1,21,700 केसेस 2019 में हुए, उसमें अरेस्ट होने वाले लोगों की संख्या थी 1,42,000, जिसमें से 1,16,000 पुरुष और लगभग 26,000 महिलाएं शामिल थी। अरेस्ट होने वाले लोगों में हस्बैंड, सास, ससुर, ननद और देवर ज़्यादातर शामिल थे। सन 2010 में एक और केस हुआ था, प्रीति गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थी कि जब दहेज रिलेटेड मामले सामने आते हैं तो ऐसे मामलों में एलिगेशंस को बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इम्प्लीकेट यानी इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है। तो कंप्लेंट जो फाइल होती है वो परिवार के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खिलाफ फाइल की जाती है। ऐसी ऑब्जर्वेशन आने के बाद भी लाखों लोग हैं जिनको पुलिस ऐसे मामलों में अरेस्ट करती है। वैसे तो जनरली पुलिस अरेस्ट करेगी नहीं, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसको पुलिस अरेस्ट कर सकती है या अरेस्ट होने की संभावना है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक कि 498A का जो केस है, इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है और ये कॉग्निजेबल केस है। कॉग्निजेबल केस का मतलब है ऐसे केस में एफआईआर रजिस्टर करने के लिए पुलिस को किसी कोर्ट की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और ऐसे ही केसेस में पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करना चाहती है तो अरेस्ट करने के लिए भी उसको कोर्ट की परमिशन नहीं लेनी होती। दूसरा, ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब है कि अगर पुलिस ने किसी को अरेस्ट कर लिया तो पुलिस स्टेशन से ही किसी को ज़मानत पर नहीं छोड़ सकती। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो किसी इंसान को जिसको अरेस्ट कर लिया गया है उसको बेल पर या ज़मानत पर छोड़ दे। तो अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई इस तरह के केस में पुलिस अरेस्ट कर रही है और वो थाने से ही ज़मानत करवा देगा, तो वो बहुत बड़ी और बहुत गलत बात करता है। जनरली सेक्शन 498A के साथ में सेक्शन 406 IPC भी लगाया जाता है और इसमें भी 3 साल की सज़ा है। ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और नॉन बेलेबल ऑफेंस है। दोनों सेक्शंस में सज़ा के अलावा कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो फ़ाइन भी इम्पोज कर सकते हैं। चलिए, अगर बाई चांस FIR हो ही गई और ये एप्रीहेंशन आ गई है कि पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, तो आपके पास सबसे आसान और सबसे सिंपल रेमेडी है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल की अगर हम बात करते हैं तो एंटीसिपेटरी बेल सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट दे सकते हैं। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ये पावर नहीं है कि वो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को एंटरटेन कर सके। इसके लिए आपको अपना ID एड्रेस प्रूफ, FIR की कॉपी, मैरिज के प्रूफ और अगर आपके फेवर में कोई और डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने वकील को देने होंगे। और जनरली ये एप्लीकेशन वकील के द्वारा ही फाइल की जाती है, पर ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आप खुद भी चाहें तो एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और इसके ऊपर अपनी पैरवी खुद कर सकते हैं। लेकिन प्रोसीजरल टेक्निकलिटी से बचने के लिए मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप एक अच्छे एडवोकेट या लॉयर को संपर्क करें। एंटीसिपेटरी बेल जिस दिन भी फाइल की जाती है उसके बाद वो स्क्रूटनी में जाती है और स्क्रूटनी से पास होने के नेक्स्ट डे सुबह 10 साढ़े 10 बजे या जिस टाइम भी कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है, सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के ऊपर सुनवाई की जाती है। एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई के दौरान वो कोर्ट सबसे पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सुनवाई का मौका देंगे। उसके बाद आपके एडवोकेट को सुनवाई का मौका दिया जाएगा और दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद जनरली ये एंटीसिपेटरी बेल सेम डे यानी जिस दिन लिस्ट हुई है उसी दिन डिसाइड कर दी जाती है। अगर इसमें कुछ डिले होता है तो आपके काउंसिल कोर्ट को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई और डेट दी जा रही है तो उस डेट से पहले आपको अरेस्ट ना किया जाए। अगर
दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद कोर्ट को लगता है कि हाँ, ये फिट केस है जिसमें एंटिसिपेटरी बेल पर छोड़ा जा सकता है, तो कोर्ट कुछ कंडीशंस इंपोज करने के बाद एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन को अलाउ कर सकते हैं। और इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या फिर कोर्ट आपको डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें, जहां पुलिस स्टेशन में आपकी स्टेटमेंट ली जाएगी, आपके ज़मानती वगैरह की जो या श्योरिटी हैं उनकी डिटेल ली जाएगी और बेल बॉन्ड वगैरह फर्निश करवाए जाएंगे। आप अपने फेवर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के दौरान दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब एंटिसिपेटरी बेल अलाउ की जाती है तो उसमें काफ़ी सारी कंडीशंस भी इंपोज होती हैं, जैसे कि आप कंप्लेनेंट या किसी विटनेस को टेम्पर नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे, कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे। इसके अलावा आप किसी तरह के कोई इंड्यूसमेंट या थ्रेट नहीं देंगे, आप देश नहीं छोड़ेंगे। आपका पासपोर्ट हो सकता है कि कोर्ट डायरेक्शन दे दे कि आप पुलिस स्टेशन में जमा करवा दें, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में आपकी वीकली या मंथली हाज़िरी लगाने का ऑर्डर भी हो सकता है। तो जो भी कंडीशन कोर्ट आपके ऊपर इम्पोज करता है उस कंडीशन को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन ब्रीच होती है तो ये एंटिसिपेटरी बेल कैंसिल भी हो सकती है। सवाल उठता है कि एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अगर डिसमिस हो जाए तो क्या करें। तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन आपको लगता है कि एंटिसिपेटरी बेल नहीं देनी है तो वो डिसमिसल ऑर्डर पास करेंगे। आपके एडवोकेट या आप वो डिसमिसल ऑर्डर सेम डे कोर्ट से ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि बेल ऑर्डर लेने के लिए आपको किसी तरह का कुछ खर्चा उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्ट से दिया जाता है। तो एंटिसिपेटरी बेल अगर सेशन कोर्ट से डिसमिस हो गई है तो अगला पड़ाव एंटिसिपेटरी बेल देने की अगली पावर हाई कोर्ट के पास है, और हाई कोर्ट दोनों तरफ के तर्क सुनने के बाद इस एप्लीकेशन पर ऑर्डर पास कर सकता है। अगर हाई कोर्ट में भी सुनवाई के बाद एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस हो जाती है तो आपके पास आखिरी रास्ता बचता है सुप्रीम कोर्ट जाने का। और ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट भी एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकता है। इसके अलावा एंटिसिपेटरी बेल से रिलेटेड अगर आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो किसी के काम आ सके।